हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग भाई। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम है प्रभात। क्लास 11 केमिस्ट्री में हम लोग आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जैसे कि चैप्टर के नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। अब एनसीईआरटी में ये चैप्टर हमें ऑर्डर वाइज अगर बात करी जाए सेकंड चैप्टर दिया हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब आगे जो तुम्हें केमिस्ट्री पढ़नी है उसके लिए एटम के स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब हमें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज होगी तभी हमें पता चलेगा एटम्स बॉन्ड कैसे बनाते हैं और बॉन्ड बनाने के पीछे कौन कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और क्योंकि आपको बॉन्ड बनाने का आइडिया एटम के स्ट्रक्चर से समझ में आएगा तभी आप बहुत सारी अलग अलग केमिकल रिएक्शंस को भी इन डेप्थ स्टडी कर पाओगे। देखो, जो बच्चे ये सारी चीजें सही से करते हुए चलते हैं उन्हें केमिस्ट्री एक बोझ नहीं लगती। क्योंकि केमिस्ट्री को रटने के साथ साथ आप समझते हुए भी चल सकते हो। बहुत सारे लोगों को लगता है केमिस्ट्री ना बहुत रट्टू वाला सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री में सारी रिएक्शंस रटनी पड़ेंगी। नहीं, ऑब्वियसली आपको रिएक्शंस याद तो रखनी पड़ेगी यार, रटना तो फिजिक्स में भी पड़ेगा। क्योंकि अगर फिजिक्स में आपको डेफिनेशंस, फॉर्मूले, डेरिवेशन नहीं याद है तो आप न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करोगे। बिल्कुल ऐसे ही रिएक्शंस याद तो रखनी पड़ती हैं, लेकिन रिएक्शंस के जितने भी क्रिटिकल एस्पेक्ट्स होते हैं उनको समझना जरूरी होता है और वही चीजें आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट दिलाती है। तो यहां से केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आने की पहली, आप ये कह सकते हो, सीढ़ी शुरू होती है। तो बिना और कोई टाइम वेस्ट करे सीधे अपना डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है प्रभात और हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। अब आज के लेक्चर में हम मोटा माटी तौर पे ये समझेंगे कि एटम के स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, मतलब एटम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। अब देखो, आपको यार 9 क्लास 10 क्लास में इतनी आपने केमिस्ट्री पढ़ ली कि आपको पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। लेकिन एक बात समझो, ऐसा तो है नहीं कि एक दिन कोई साइंटिस्ट पार्क में घूम रहा था और उसे एनसीईआरटी पढ़ी हुई मिली और उसने पढ़ लिया उसमें कि यार एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। ऐसा तो हुआ नहीं होगा। हमें दरअसल में बहुत टाइम लगा इन सारे पार्टिकल्स को ढूंढने में। तो ये हिस्ट्री भी हमें थोड़ा जाननी है ताकि हमें पता चल सके कि एटम के बारे में हमें कैसे कैसे और कब कब नई नई इंफॉर्मेशन पता चली है। तो उन्हीं के बारे में अपनी कहानी शुरू करेंगे। सबसे पहला जो हमारा एटम का कॉन्सेप्ट था वो दिया था डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में, जिसे बोलते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब इस थ्योरी में डाल्टन ने बहुत ही सिंपल सी बात बताई थी कि दरअसल में जितना भी मैटर है वो बहुत ही छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना है और इन्हीं पार्टिकल्स को डाल्टन बुलाते थे एटम्स। अब एक बात समझना, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है इनडिविजिबल पार्टिकल। यानी डाल्टन ऐसा मानते थे कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते आप। यानी एटम खुद किसी और चीज से मिलकर नहीं बना है, लेकिन एटम से मिलकर सारी चीज बनी है। जितना भी मैटर है, आप हो, मैं हूं, आप जिस फोन पे या लैपटॉप पे या पीसी पे ये वीडियो देख रहे हो, वो हर एक मैटर एटम से मिलकर बना है, लेकिन एटम्स खुद किसी और चीज से मिलकर नहीं बने। ऐसा मानना था डाल्टन का। उन्होंने माना था एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, नहीं, एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। अब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। डाल्टन का एटम का थ्योरी देने से पहले भी हम लोग केमिकल रिएक्शंस कराते थे। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जो हमने 9 क्लास में ऑलरेडी पढ़े हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो मास हमेशा कंजर्व रहता है, यानी रिएक्शन करने से पहले जो टोटल मास है और रिएक्शन करने के जो बाद टोटल मास है वो हमेशा बराबर आता है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कि किसी भी कंपाउंड को बनाने में जो एलिमेंट्स रिक्वायर होते हैं उनका प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स होता है, चाहे आप कंपाउंड किसी भी मेथड से बनाओ। जैसे अगर आपको वाटर बनाना है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अमाउंट आपको 2:16 के रेशियो में लेना होता है। ये सब बातें हमें बहुत पहले से पता थी, जबकि हमें मैटर के बारे में यह बात नहीं पता थी कि मैटर एटम से मिलकर बना होता है। यह बात हमने एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से पहले ही जान ली थी। जैसे ही डाल्टन ने पहली बार एटम की थ्योरी प्रपोज करी दुनिया के सामने, तो इस थ्योरी ने हमें यह तो बताया कि मैटर एटम से मिलकर बना है, और साथ ही साथ इस थ्योरी ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को। अब आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं साइंस के रिस्पेक्ट में। अगर कभी भी साइंस में हमने कोई नया कॉन्सेप्ट डेवलप करा है, कोई नई थ्योरी दी है या नया आइडिया प्रपोज करा है, तो उस नए आइडिया को जो पुराने हमें पहले से कॉन्सेप्ट पता है उन्हें सक्सेसफुली सही साबित करना होगा। अगर हमारी नई थ्योरी पुराने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही सही नहीं बैठ रही तो हम बोलते कि भैया ये थ्योरी ही सही नहीं है। तो क्योंकि डाल्टन की थ्योरी ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हमें पहले से पता था कि हमेशा ट्रू होता है,
लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो हमें पता था ट्रू होता है, इसको सही साबित कर दिया था। तो इससे हमें पता चल गया था कि भाई डाल्टन का जो कॉन्सेप्ट है वो सही है, काफी हद तक सही है। देखो साइंस में ना कोई भी चीज फुल ट्रुथ नहीं होती। आप ये नहीं कह सकते साइंस में कि आपने एक चीज पता कर ली है तो वो हमेशा सही है। मतलब बहुत सारे लोग मैंने देखा है, मतलब आप सबने दरअसल में कोटा फैक्ट्री देखा होगा, तो कोटा फैक्ट्री में ना केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ा रैंट है कि यार केमिस्ट्री एक बार बैठ जाओ, सब लोग इकट्ठा हो जाओ, उसके सारे रूल डिसाइड कर लो। तो लोगों को लगता है कि ऐसा सिर्फ केमिस्ट्री में होता है, यार केमिस्ट्री में ही दिक्कतें हैं, ऐसा नहीं है, फिजिक्स में भी है। अगर आप फिजिक्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जब न्यूटन के लॉज आप पढ़ते हो तो एक सर्टेन स्केल के ऑब्जेक्ट के ऊपर न्यूटन के लॉज काम करते हैं, उस स्केल के नीचे जाओगे तो भी काम नहीं करेगा, उस स्केल के ऊपर जाओगे तो भी काम नहीं करेगा। न्यूटन के लॉज बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई नहीं होते, जैसे कि ब्लैक होल्स के ऊपर न्यूटन के लॉज काम नहीं करते, वहां पर हमें कोई नए कॉन्सेप्ट चाहिए होते हैं, आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का यूज करना पड़ता है। अगर साइज बहुत छोटा हो गया पार्टिकल्स का तो भी न्यूटन के लॉज काम नहीं करते, तब भी न्यूटन के लॉज फेल हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि फिजिक्स एब्सोल्यूट ट्रूथ है, साइंस ऐसे ही काम करता है कि जैसे जैसे हमें साइंस में किसी पर्टिकुलर थ्योरी में कोई कमी मिलती है हम उसे सुधारने की और ज्यादा कोशिश करते हैं। तो यही कहानी यहां पर डाल्टन के साथ भी हुई। डाल्टन की थ्योरी ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को प्रूव तो कर दिया, और दुनिया को समझ में आ गया कि हाँ भाई हर मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, तभी तो ये लॉस प्रूव हो रहे हैं। लेकिन डाल्टन की थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि सब्सटेंस के ऊपर चार्ज कैसे आता है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो एटम को न्यूट्रल होना चाहिए। लेकिन उस टाइम तक चार्ज की डिस्कवरी भी हो चुकी थी। हमें पता था कि अगर हम ग्लास को सिल्क के क्लोथ से रब करते हैं तो वो चार्ज हो जाता है, अगर हम एबोनाइट को फर पे रब करते हैं तो वो चार्ज हो जाता है, अगर हम अपने प्लास्टिक वाले स्केल को अपने बालों पे रब करते हैं तो बाल भी चार्ज हो जाते हैं और प्लास्टिक वाले स्केल भी चार्ज हो जाता है, हम उससे छोटे छोटे पेपर के पीसेस अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन भाई स्केल बना होगा, मतलब स्केल एक मैटर है, वो बना होगा एटम्स का, और एक तरह से अगर हम उसे रब करके चार्ज कर रहे हैं तो ये चार्ज एटम्स के ऊपर आ रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आया था कि भैया एटम तो आप बोल रहे थे डाल्टन की वो न्यूट्रल है, तो एटम के ऊपर चार्ज आया कैसे? ये बात एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे डाल्टन, और यही डाल्टन के एटम की थ्योरी का एक ड्रॉबैक भी था। लेकिन काफी टाइम तक डाल्टन की थ्योरी ने केमिस्ट्री के बहुत सारे राज खोल दिए थे कि मैटर किन चीजों से मिलकर बना है, इसका एक बहुत अच्छा आइडिया दे दिया था, और आने वाले नई साइंटिस्टों के लिए उन्होंने एक स्टेप बता दिया था कि अब तुम्हें इस स्टेप के आगे काम करना है। एटम मैंने डेवलप कर लिया है, लेकिन मैं चार्ज नहीं बता पा रहा हूं, तो तुम लोग चार्ज ढूंढो। और यहीं से एटम के अंदर चार्ज ढूंढने की जद्दोजहद शुरू हो गई, और सबसे पहला जो हमने चार्ज पार्टिकल एटम के अंदर ढूंढा वो था इलेक्ट्रॉन। अब आप सबको पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन पहली बार हमें कैसे पता चला था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है? क्योंकि देखो एक बात समझो, एटम हमें दिखाई नहीं देते हैं, भले चाहे आप और मैं दोनों लोग एटम के बने, लेकिन एटम हमें दिखाई नहीं देते। तो एटम इलेक्ट्रॉन से बना है, ये कैसे पता चला? तो इसका आइडिया बड़ा सिंपल था, हमने साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करे। एक्सपेरिमेंट्स पर अगर तुम साइंटिफिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे तो वो झूठ नहीं बोलेंगे, और इन्हीं साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स पर अपना दिमाग लगाकर रैशनल थिंकिंग अप्लाई करके हमने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करा। मतलब जरा सोचो, एक ऐसी चीज जो हमें दिखाई भी नहीं देती है, बस हम साइंस को ट्रू मानकर उसको ढूंढ रहे हैं, और वो हमें मिल भी गया। तो देखते हैं फटाफट कि दरअसल में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का जो श्रेय है वो जाता है जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट को। 1897 में इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट से करी थी, और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म करा था डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। अभी इसके बारे में बात करेंगे क्या होता है। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बहुत हाई वोल्टेज का करंट सप्लाई करने पर दरअसल में एक सर्टेन टाइप की रेज डेवलप होती थी, और इन्हीं रेज को बहुत एक्सटेंसिवली जब जे थॉमसन ने स्टडी करा तो उन्हें इलेक्ट्रॉन मिल गया। और आपको एक बात बताता हूं, इलेक्ट्रॉन की ही डिस्कवरी की वजह से जे थॉमसन को नोबेल प्राइज भी मिला था। मतलब अगर आप लोगों को ना पता हो तो नोबेल प्राइज साइंस के अंदर मिलने वाला सबसे ज्यादा रेपुटेटेड प्राइज होता है, सबसे ज्यादा रेपुटेटेड सम्मान होता है, वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए जे थॉमसन को मिला था। और इसके आगे की स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जे थॉमसन के एक स्टूडेंट थे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने जे थॉमसन के एटम के मॉडल को गलत साबित करा, और उसकी वजह से रदरफोर्ड को नोबेल मिला। ऐसे ही रदरफोर्ड के एक और स्टूडेंट थे, ठीक है, उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल को थोड़ा सा करेक्ट कराया और नई चीजें बताई रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में, उसको गलत साबित करके, और उन्हें भी नोबेल प्राइज मिला। तो देखो कहते हैं ना संगत का असर, जे थॉमसन की संगत में थे रदरफोर्ड, तो देखो अच्छी संगत का फायदा अच्छे लोगों को मिला। थॉमसन को भी दरअसल में नोबेल प्राइज मिला, उनके स्टूडेंट रदरफोर्ड को भी मिला। रदरफोर्ड की संगत में थे उनके एक और स्टूडेंट, और उन्हें भी
उनकी संगत में ही नोबेल प्राइज मिला। तो ये होता है अच्छे लोगों की संगत बना के रखो भाई, बहुत फायदा मिलता है। तो अब देखते हैं कि यार ये डिस्चार्ज ट्यूब होती कैसी है। तो बड़ा सिंपल सा आइडिया होता है मेरे बच्चे। एक ग्लास की ट्यूब होती है, ये उसका एक डायग्राम है। इस ग्लास की ट्यूब के दोनों एंड्स पर हम मेटल की प्लेट्स लगाते हैं और इन प्लेट्स को हम कनेक्ट कर देते हैं बहुत हाई वोल्टेज बैटरी से। अब इस बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है, आपको पता नहीं है, जो छोटी वाली लाइन होती है नेगेटिव टर्मिनल को डिनोट करती है और बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव टर्मिनल को डिनोट करती है। तो हमने नेगेटिव टर्मिनल जिस रॉड से जिस प्लेट से कनेक्ट करा है उसे बोलते हैं कैथोड, और पॉजिटिव टर्मिनल जिस प्लेट से कनेक्ट करा है वो है एनोड। अब देखो, एनोड दरअसल में अगर पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और कैथोड अगर नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इस ग्लास ट्यूब में हमने एक एग्जिट बनाई होती है, इस एग्जिट में हम वैक्यूम पंप लगा देते हैं ताकि वैक्यूम पंप ऑन करके अगर इस ट्यूब के अंदर कोई गैस है तो उसे बाहर निकाला जा सके। और जैसे ही हम ये हाई वोल्टेज बैटरी ऑन करते हैं, हमने देखा है कि इस ट्यूब में दरअसल में एक बहुत ग्लोइंग रे डेवलप हो जाती है, और इसी रे को बहुत एक्सटेंसिवली स्टडी करके इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। अब बात करते हैं ये कैसे हुआ था। तो याद रखना, ये तो मैंने आपको डायग्राम बनाकर दिया है ताकि आप अपने अगर एग्जाम में, सब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाए तो आप बना सकते हो, ऑब्जेक्टिव में पहचानने को आए तो आप पहचान सकते हो। पर ये एक्सपेरिमेंट ट्यूब दिखता ऐसा है, ये ग्लास की ट्यूब है, एक साइड पर हमने मेटल की एक प्लेट लगा रखी है, दूसरी साइड पर मेटल की दूसरी प्लेट लगा रखी है। इन दोनों को बहुत हाई वोल्टेज बैटरी से हमने कनेक्ट कर रखा है। बैटरी के पॉजिटिव से हमने जिस साइड को कनेक्ट करा है वो एनोड है, और बैटरी के नेगेटिव को हमने जिस प्लेट पर कनेक्ट करा है वो एनोड है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर इस सेटअप को ऑन करता हूँ, बैटरी को ऑन करता हूँ, तो यहाँ पर इस ट्यूब के अंदर एक रे डेवलप हो जाती है। लेट मी शो यू। ये देखो, ये एक रे डेवलप हो गई। अब दिखने में ये एक ऑर्डिनरी लाइट रे की तरह दिख रही होगी कि हमें ऐसा लग रहा है यार ये तो ग्रीन कलर की लाइट रे है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लेजर लाइट यूज करते हैं। पर दरअसल में जो लाइट रेज होती हैं, जैसे आप भी चाहो तो घर पे एक्सपेरिमेंट छोटा सा कर सकते हो, बहुत केयरफुली करना। जो नॉर्मल लेजर लाइट होती है, ठीक है, जो की चेन्स वगैरह में हमें देखने को मिलती है, तो लेजर लाइट अगर आप कहीं पर मार रहे हो तो उसके बीच में मैग्नेट रखो अगर, तो लेजर लाइट मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में अपने पाथ से डेविएट नहीं होती। मतलब इन शॉर्ट, जो लाइट रे होती है वो मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में अपने पाथ से डेविएट नहीं होती। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट थॉमसन कंडक्ट कर रहे थे तब तक हमें ये बात पता चल चुकी थी कि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में अपने पाथ से भटक जाते हैं। अगर मान लो चार्ज पार्टिकल सीधे जा रहा है और रास्ते में आपने मैग्नेट रख दिया तो मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में अपने रास्ते से भटक जाएगा। मैग्नेट का नॉर्थ पोल अगर इसे नीचे की तरफ भेज रहा है तो साउथ पोल इसे ऊपर की तरफ भेज देगा। तो मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में चार्ज पार्टिकल अपने पाथ से भटकते हैं, लेकिन लाइट रे अपने पाथ से बिल्कुल नहीं भटकती है। अब ये बात दरअसल में थॉमसन ऑब्जर्व करना चाह रहे थे कि उन्हें ये रेज जो दिख रही हैं ये लाइट रेज हैं या नहीं, ये वो चेक करना चाह रहे थे। तो हमें पता है कि मेरे बच्चे, जो लाइट रेज होती है वो मैग्नेट की इन्फ्लुएंस में अपने रास्ते से नहीं भटकती, लेकिन चार्ज पार्टिकल्स मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में या इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। अब अगर मान लो मैंने इन रेस के आसपास मैग्नेट ले आया, मैं ले आया मैग्नेट इनके आसपास, और अगर ये रेस अपने पास से भटकने लगी तो उसका मतलब ये लाइट रे तो नहीं है, ये क्या होगी, पक्का चार्ज पार्टिकल से बनी हुई रे होगी। तो अब बस हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, मतलब हाथ में अगर मैंने घड़ी पहन रखी है तो मुझे शीशे में देखने की इसको जरूरत नहीं है ना। और ऐसे ही मुझे पता है यहाँ पर कि यार चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं, अपने पास से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो हमने क्या करा, मैग्नेट लेके गए इसके पास, ये देखो मैग्नेट लेके आए और ये देखो ये रे अपने पास से डिफ्लेक्ट हो गई। तो हम लोगों को इस छोटे से और बड़े सिंपल से एक्सपेरिमेंट से पता चल गया कि भैया मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में ये जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर रेज डेवलप हुई हैं ये अपने पास से डेविएट हो रही हैं। इसका मतलब है ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो रे बनी है ये चार्ज पार्टिकल से बनी होगी, ये दरअसल में कोई लाइट रे तो नहीं है। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल गया कि ये जो रे बन रही है ये चार्ज पार्टिकल की रे है। अब चार्ज पार्टिकल दो ही टाइप के होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जब थॉमसन को पहली चीज कंफर्म हो गई कि ये रेज लाइट रेज नहीं है, ये रेज चार्ज पार्टिकल की रेज है, तो अब सवाल ये आता है कि ये चार्ज पार्टिकल किस नेचर के हैं, पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव हैं। तो उससे फर्दर उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट करा। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इन रेस को बुलाया जाता है कैथोड रेस। कैथोड रेज इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि
एक्सपेरिमेंट करते करते थॉमसन को ये बात पता चली कि यार ये रेज ना कैथोड से डेवलप होती है। आपको याद होगा कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक साइड पे मेटल की जो प्लेट लगी होती है, जो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है, उसे कैथोड बोलते हैं। तो एक्सपेरिमेंट्स के दौरान ही उन्हें पता चला कि ये रेज ना कैथोड से जनरेट होती है, और उस एक्सपेरिमेंट के बारे में भी बात करेंगे कि उन्हें पता कैसे चला। तो क्योंकि ये रेस कैथोड से डेवलप हो रही थी, इसीलिए इन रेस का नाम थॉमसन ने रख दिया कैथोड रेस। तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बन रही है कैथोड रेस। अब इन कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा बात करते हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज को ही डिस्कस करते करते हमें समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ। देखो, हमें क्या पता चल चुका है कि अगर मेटल की प्लेट को बहुत हाई वोल्टेज आप करंट दो, बहुत हाई वोल्टेज एनर्जी दो, तो वो अपने अंदर से कुछ रेज निकालता है, और ये रेज दरअसल में चार्ज पार्टिकल की बनी होती है। बस हमें अब ये ढूंढना है कि ये रेज किस तरह के चार्ज पार्टिकल की है। और आपको पता ही है कि अगर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो रही है तो ये रेज ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की बनी होंगी। लेकिन ये पता कैसे चला, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एक बात, यार ये रेज ना खुद अपने आप में विजिबल नहीं होती। इन्हें ऑब्जर्व करने के लिए हम फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरेंट मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। अब यार आप में से कई बच्चे बोलेंगे, यार ऐसा कैसे, ये रेज विजिबल नहीं होती, यहां तो दिख रही थी ये रेज तो दिख रही है। वो रेज आपको इसलिए दिख रही है मेरे बच्चे, क्योंकि इस ट्यूब के अंदर ना अभी हमने थोड़ी सी गैस छोड़ रखी है। आपको मैंने बताया था ना कि हम यहाँ पर एक एग्जिट ट्यूब लगाते हैं जिससे वैक्यूम पंप कनेक्ट करते हैं, और वैक्यूम पंप से हम अंदर की सारी गैस बाहर निकाल लेते हैं। तो अगर आप अंदर की सारी गैस बाहर निकाल लोगे तो ये रेज आपको दिखाई नहीं देंगी। ये रेज अभी आपको इसलिए दिखाई दे रही है यहां पर क्योंकि अभी हमने सारी गैस नहीं निकाली है। अगर गैस छोड़ दोगे इसके अंदर तो ये आपको रेज दिखाई देती हैं। तो एक बात याद रखना, ये जो पॉइंट लिखा है ये आपको कंफ्यूज ना करे। ये रेज विजिबल कब नहीं होंगी, अगर वहां पर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बिल्कुल भी गैस नहीं है। और अगर तब आप उसे देखना चाहते हो रेस को, तो आपको डिस्चार्ज ट्यूब जो कांच की बनी है उसके ऊपर एक लेयर लगानी होगी फ्लोरोसेंट मटेरियल या फॉस्फोरेंट मटेरियल की। ये क्या होते हैं, दरअसल में ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जब इनके ऊपर बहुत हाई एनर्जी पार्टिकल हिट करते हैं तो ये ग्लो करने लगते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन्हें कोट कर देते हैं ग्लास की ट्यूब के ऊपर, और ग्लास की ट्यूब के ऊपर कोट करोगे तो जहां पर ये रेस टकराएंगी ये मटेरियल ग्लो करने लगेंगे। जैसे कि कुछ इस तरह से हमने क्या करा, एनोड पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट होगा, एनोड के पीछे जो ग्लास है उसे हमने फॉस्फोरेंट मटेरियल से कोट कर दिया। जैसे आपने फॉस्फोरेंट मटेरियल से कोट करा और यहां से आपने ये बैटरी ऑन करी, तो आप देखोगे रेज आपको बीच रास्ते में नहीं दिखाई देंगी, लेकिन फॉस्फोरेंट मटेरियल एनोड के पीछे ग्लो करता हुआ दिखाई देगा। तो इससे हमें पता चल जा रहा है कि हाँ भाई, यहां से कैथोड रेज जनरेट हो रही है। आई होप ये वाली आइडिया आप लोगों को क्लियर है, और जो कंफ्यूजन हो सकता था वो भी दूर कर दिया है मैंने कि यार कोई अब ये ना बोले कि कैथोड रेज पीछे एक्सपेरिमेंट में तो दिख रही थी और आप बोल रहे हो विजिबल नहीं है। अगर पूरा का पूरा यहां पर गैस खाली है, यहां से हमने पंप से सारी गैस निकाल ली, तो कैथोड रे आपको विजिबल नहीं रहेंगी। उन्हें देखने के लिए आपको इस तरह का फॉस्फोरेंट मटेरियल ग्लास के ऊपर चिपकाना पड़ेगा, कोटिंग करनी पड़ेगी। फॉस्फोरेंट मटेरियल बेसिकली में जिंक सल्फाइड का बना होता है, ठीक है। अच्छा, फॉस्फोरेंट मटेरियल फ्लोरोसेंट मटेरियल के बारे में एक बात बता दूं। दरअसल में फॉस्फोरेंट मटेरियल ऐसे होते हैं कि जब इनके ऊपर कोई एनर्जी वाले पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं तो ये थोड़ी देर तक ग्लो करते रहते हैं, इनका ग्लो आसानी से बंद नहीं होता। लेकिन जो फ्लोरोसेंट मटेरियल होते हैं, जैसे ही इनके ऊपर चार्ज पार्टिकल या कोई भी एनर्जी वाला पार्टिकल हिट करेगा तो ये ग्लो करेंगे, अगर वो पार्टिकल हिट करना बंद कर देगा तो ये ग्लो करना बंद कर देते हैं। तो ये इन दोनों में फर्क है। फ्लोरोसेंट जलता बुझता रहता है, टिमटिमाता रहता है, अगर इसके ऊपर चार्ज पार्टिकल पड़ रहे हैं तो ये ग्लो करेगा, नहीं पड़ रहे तो बंद हो जाएगा। लेकिन फॉस्फोरेंट अगर चार्ज पार्टिकल पड़ गया तो ये काफी देर तक ग्लो करते रहते। ये पहली प्रॉपर्टी है कैथोड रे की। दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, कैथोड रे स्टार्ट होती है कैथोड से और एनोड की तरफ मूव करती है, और इसीलिए इनका नाम कैथोड रेस पड़ा। अब कैसे हमें ये पता चला, तो इसका तरीका दरअसल में बहुत ही सिंपल और सोफिस्टिकेटेड है। हमने क्या करा, एनोड को अब एक नॉर्मल रेक्टेंगुलर प्लेट की बजाय एक क्रॉस के साइन का ले लिया। अब जरा सोचो, अगर हमने इस क्रॉस के साइन का एनोड लिया हुआ है तो अगर कैथोड से रेज डेवलप हो रही हैं तो वो इस क्रॉस साइन की शैडो इस ग्लास सरफेस पे बना देंगी। और अगर रेज मान लो एनोड से डेवलप होती तो शैडो ना बनती। भाई अगर मैंने अपना हाथ ऐसे रखा हुआ है और सामने से लाइट रे आ रही है, तो सामने से अगर लाइट रे आएगी तो उसकी शैडो पीछे बनेगी। तो हमने यही दिमाग लगाया था, मतलब थॉमसन ने यही दिमाग लगाया था कि अगर ये रेस कैथोड से आ रही होंगी तो इस क्रॉस साइन की शैडो उसके पीछे बन जाएगी।
तो जैसे ही उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा, उन्हें क्रॉस साइन की शैडो उसके पीछे दिखाई दी। अब क्रॉस साइन की शैडो अगर इसके पीछे दिख रही है तो मतलब रेज यहां से आ रही होंगी, और ये रेज जिस प्लेट से आ रही थी उसे हमने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करा था। और बैटरी के नेगेटिव से क्या चीज कनेक्टेड थी अगर आपको याद हो, तो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड था मेरे बच्चे कैथोड। तो ये रेस कहां से उन्होंने समझ गए, कहां से आ रही हैं, कैथोड से आ रही हैं। तो इस तरह से उन्होंने इन रेस का नाम रख दिया कैथोड रेस। बाद में एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसे बोलते हैं पिन व्हील। पिन व्हील क्या होता है, जैसे अगर आप मेले वगैरह में गए हो तो आपने देखा होगा वो एक नहीं, वो एक पतली सी डंडी में लगा हुआ एक पंखा सा मिलता है कागज का, जिसको लेके आप दौड़ो तो घूमता है। तो कुछ ऐसा ही एक बहुत छोटा सा मेटल का बना हुआ हमारे पास एक पिन व्हील होता है। वो हम लोगों ने एक बार क्या करा, यहां पर बीच में रख दिया ग्लास ट्यूब के, जिसे आप डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलोगे। अब पिन व्हील के साथ कहानी ये होती है, अगर कोई पार्टिकल उसको हिट करता है तो वो घूमने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेले में मिलने वाला पंखा अगर आप लेके दौड़ो तो वो घूमता है। अगर उसके ऊपर हवा टकरा रही है तो वो घूमेगा, अगर हवा नहीं टकरा रही है तो नहीं घूमता है। ऐसे ही पिन व्हील के ऊपर अगर कोई पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं तो वो घूमता है, नहीं करेंगे तो नहीं घूमेगा। तो उन्होंने क्या करा, कैथोड रेस के बीच में, डिस्चार्ज ट्यूब के बीच में वो पिन व्हील रख दिया, और वो पिन व्हील घूमने लगा जब कैथोड रे जनरेट हुई। तो इससे पता चल गया यार कैथोड रे में ना, कैथोड रे पार्टिकल्स की बनी हुई है, क्योंकि पार्टिकल्स ही पिन व्हील को घुमा सकते हैं। पिन व्हील मतलब पार्टिकल के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा हैवी होता है, उसे घुमाने के लिए एनर्जी वाले पार्टिकल्स चाहिए। तो हमें एक बात पता चल गई यार, पिन जो हमारी कैथोड रेज हैं, पहली बात तो वो चार्ज पार्टिकल है और साथ ही साथ उनमें मास भी होता है, और कैथोड रेज कैथोड से डेवलप होती है। अब अगली बात सबसे इंटरेस्टिंग जो थी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है, मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट है, तो ये जो कैथोड रेज होती है स्ट्रेट लाइन में चलती है। ये हमने देखा भी था कि जब तक हम मैग्नेट नहीं लेकर गए थे तब तक ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही थी। लेकिन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में कैथोड रेज अपने पास से डेविएट होती है, और यहीं पर से हमें पता चला कैथोड रे किस तरह के चार्ज पार्टिकल होते हैं। दरअसल में मेरे बच्चे, हम लोगों को ना चार्ज पार्टिकल्स के बिहेवियर के बारे में बहुत पहले से पता था। हमें पता था कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, और नेगेटिव चार्ज से रिपेल होता है। तो कैथोड रेस पर कैसा चार्ज है ये पता करने के लिए हमने बस एक सेटअप में छोटा सा चेंज करा। हम लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब के बीच में एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज की प्लेट लगा दी और एक जगह पर नेगेटिव चार्ज की प्लेट लगा दी। जैसे ही हमने ऐसा करा तो हमने देखा ये जो कैथोड रेस थी ये पॉजिटिव वाली प्लेट की तरफ मुड़ गई। जैसे आपने देखा था ना, यहां पर जब हम मैग्नेट लाए थे तो ये रेस ऊपर की तरफ चली गई थी, वीडियो हमने देखा था, ये रेस ऊपर की तरफ चली गई थी, याद है जब हम लोग लेकर आए थे मैग्नेट को। ऐसे ही जब हम लोग चार्ज प्लेट लेकर आए तो ये रेस पॉजिटिव चार्ज की प्लेट की तरफ मुड़ गई। और अगर ये रेस पॉजिटिव चार्ज की प्लेट की तरफ मुड़ गई, यानी पॉजिटिव चार्ज इसे अट्रैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज रेस को अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो रेस खुद किस तरह के चार्ज पार्टिकल की बनी होंगी, क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो आप जरा सोचो खुद रेस कैसे बनी होंगी, यस नेगेटिव चार्ज की। तो इससे हमें पता चला कि यार कैथोड रेस दरअसल में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, और इन्हीं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स का नाम बाद में रख दिया गया इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से हमें पता चला कि कैथोड रेस इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है। लेकिन यार इलेक्ट्रॉन मिल तो गए, ये कैसे पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होते हैं? उसका जवाब बड़ा सिंपल था। दरअसल में ये जो रेज हैं ये कैथोड की प्लेट से जनरेट हो रही हैं। अब प्लेट थी मेटल की, और डॉल्टन बता चुके थे मेटल बना होगा छोटे छोटे मेटल के एटम से। अगर मान लो ये आयरन की प्लेट है तो यहां पर आयरन के छोटे छोटे एटम्स होंगे, और ये रेज अगर मेटल की प्लेट से आ रही है तो इसका मतलब है कि एटम के अंदर से ये रेज निकल रही है। और अगर ये रेज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं तो इसका मतलब है एटम के अंदर भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो दैट्स हाउ हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चला कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहां पर लेकिन एक डाउट आ सकता था। डाउट ये कि मान लो हमने सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट आयरन के साथ करा और आयरन ने ये रेज जनरेट करी, तो कैसे ये साबित हो जाएगा कि हर मैटर में इलेक्ट्रॉन होते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो आपने आयरन के साथ करा था। और ये डाउट थॉमसन को भी था, यार कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने आयरन के साथ ये काम करा है तो ये सिर्फ आयरन ही शो करता हो इलेक्ट्रॉन्स, बाकी लोग ना करें। तो इसको कंफर्म करने के लिए उन्होंने क्या करा, इस मेटल की प्लेट को बार बार बदला। कभी आयरन की ली, कभी जिंक की ली, कभी गोल्ड की ली, कभी सिल्वर की ली, अलग अलग मेटल की प्लेट ली। और हर मेटल की प्लेट बार बार अपने अंदर से इसी तरह की कैथोड रेज निकाल रही थी जिनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल एक दूसरे से मैच करती थी। और कैथोड रेज अब हमें पता चल चुका था इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है। तो अगर हर मेटल अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो इसका मतलब हर मेटल के अंदर
इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यही दरअसल में कैथोड रे की पांचवी प्रॉपर्टी है कि कैथोड रेज जो कि बेसिकली में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रोड के मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करते थे, कैथोड के मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करते थे। हर मेटल इसे प्रोड्यूस करता था, और हर मेटल प्रोड्यूस करता था, इसीलिए हमें पता चल गया कि हर मेटल के एटम के अंदर ये रेस प्रेजेंट है। और अगर मेटल के एटम के अंदर होंगी तो नॉन मेटल्स के अंदर भी होंगी ऑब्वियसली। तो इससे कंफर्म हो गया हर मैटर के अंदर जो एटम्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हैं। दैट्स हाउ इतनी मेहनत करके हमें पता चला था इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ था। अब कहने को कोई बोल सकता है अरे सर आपको इतनी मेहनत करनी पड़ी, हमने तो एनसीईआरटी में पढ़ लिया था। लेकिन मैं वही बात बताऊंगा, मेरे बच्चे एनसीईआरटी में लिखने के लिए ही किसी ने इतना मेहनत करी थी। तो आई होप ये आपको इंटरेस्टिंग आइडिया समझ में आया होगा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का। अब इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के बाद थॉमसन और जरूरी चीजों पे लग गए। जैसे अगर हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है तो उसका कोई चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन अगर एक पार्टिकल है तो उसका कोई मास होगा। तो अब हमारा अगला टास्क था कि इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स का चार्ज और मास निकाला जाए। अब चार्ज और मास थॉमसन एक साथ नहीं निकाल पाए, हाँ, लेकिन चार्ज और मास का रेशियो जरूर निकाल लिया। यानी इलेक्ट्रॉन का इंडी अकेले चार्ज और अकेले मास थॉमसन निकाल नहीं पाए थे, उसे बाद में हम लोगों ने डिस्कवर करा। लेकिन थॉमसन क्या निकाल चुके थे, चार्ज और मास का रेशियो, कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, हालांकि आपको पता है वो चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। लेकिन ये पता कैसे चला था, ये एक बार में नहीं पता चला था। थॉमसन ने अपने कैथोड रे के एक्सपेरिमेंट को इस तरह से मॉडिफाई करा कि वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास का रेशियो निकाल पाए थे। और बाद में मिल्कन एक साइंटिस्ट, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला तो मास भी निकल आया फिर। तो उसी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो थॉमसन ने चार्ज बाय मास रेशियो निकालने के लिए अपने सेटअप को कैसे मॉडिफाई करा वो मैं यहां पर बता दे रहा हूं। तो उन्होंने जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उसको आगे से और चौड़ा कर दिया। अब ये हमारा कैथोड है, ये हमारा एनोड है। एनोड में उन्होंने एक छोटा सा होल कर दिया। तो इससे हुआ क्या, जब कैथोड से कैथोड रेज निकली, मतलब इलेक्ट्रॉन की बीम निकली, तो अब इलेक्ट्रॉन की बीम इस छेद से, जो कि एनोड में एक होल हमने करा हुआ है, उससे पार होते हुए इस ओपन चैम्बर में आ गई। अब इस ओपन चैम्बर में जरा सोचो, अगर मैं सिर्फ मैग्नेट रख देता तो मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में ये जो रेज हैं ये ऊपर की तरफ चली जाती, ये हमने वीडियो में देखा भी था। और अगर मान लो मैग्नेट ना होता, नीचे की तरफ हम पॉजिटिव प्लेट रखते, ऊपर की तरफ नेगेटिव, तो ये रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाती, यानी नीचे की तरफ जाती। ये बात पकड़ में आ रही है? तो अब एक बात समझना, अगर सिर्फ मैग्नेट होता तो ये रेज ऊपर चली जाती, सिर्फ पॉजिटिव प्लेट होती, ऊपर नेगेटिव प्लेट होती, ये जो कैथोड रेज है नीचे की तरफ चली जाती। तो थॉमसन ने क्या करा, इस मैग्नेट की स्ट्रेंथ को और इन प्लेट के ऊपर जो चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, उसको इस तरह से एडजस्ट करा कि मैग्नेट जितना रेस को ऊपर भेज रहा था और पॉजिटिव प्लेट जितना नीचे भेज रही थी ये बराबर हो जाए। तो मैग्नेट इसे ऊपर भेजने की कोशिश करेगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही नीचे बुला लेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उतना ही नीचे बुलाएगी तो रेस बिल्कुल सीधे निकल जाएंगी। तो उन्होंने इस तरह से मैग्नेट और इलेक्ट्रिक फील्ड को एडजस्ट करा कि ये रेस बिल्कुल सीधे निकल जाए। और इसी जो थॉमसन ने ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बैलेंस करी थी, इन रेस को सीधा भेजने के लिए, इलेक्ट्रॉन की रेस को, कैथोड रेस को सीधा भेजने के लिए, उस मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करके उन्होंने इन कैथोड रेस के ऊपर कितना चार्ज और मास का रेशियो आएगा वो निकाला। अब उसकी मैथमेटिक्स अपने सिलेबस में नहीं है तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, बस इस एक्सपेरिमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और चार्ज बाय मास का रेशियो जो निकल कर आया वो निकल कर आया 1.758820 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी। अब डेसिमल के बाद यहाँ पर 6 प्लेस दे रखी हैं, ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है कि आप डेसिमल के बाद 6 प्लेस तक इसे रटो मेरे भाई। आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास का रेशियो सिर्फ डेसिमल की 2 प्लेस तक रट सकते हो राउंड ऑफ करके, तो ये आ जाएगा 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी। न्यूमेरिकल्स में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अब एक बात जरा सोचना, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास का रेशियो मिल गया है तो छोटी छोटी बातें हम करेंगे। पहले देखो ये रेशियो बहुत बड़ा आ रहा है, 10 टू दी पावर 11, यानी 1 के आगे हमें 11 जीरो लगाने हैं ऐसे। तो आपको पता है कि यार ये नंबर बहुत बड़ा आ रहा है, और अगर ये नंबर बहुत बड़ा आ रहा है और इन दोनों को डिवाइड करके आ रहा है तो ये कैसे इतना बड़ा नंबर आएगा। जरा सोचो, दो नंबर को डिवाइड करके नंबर बड़ा कब आता है, जब न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। न्यूमरेटर जितना ज्यादा बड़ा होगा और डिनोमिनेटर जितना ज्यादा छोटा होगा, उन दोनों को डिवाइड करके नंबर उतना बड़ा आएगा। तो इस नंबर को देखकर हम सबको ये समझ में आ गया था, उस टाइम के साइंटिस्टों को भी समझ में आ गया था कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज्यादा होने वाला है उसके मास के कंपैरिजन में।
इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होगा, लेकिन चार्ज उसके रिस्पेक्ट में अगर बात करी जाए तो बहुत ज्यादा होगा। लेकिन थॉमसन का एक्सपेरिमेंट अकेले इलेक्ट्रॉन का चार्ज या मास कैलकुलेट नहीं कर पाया, पर क्योंकि चार्ज और मास का रेशियो मिल चुका है, तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज मिल गई तो दूसरी निकाल लोगे। मान लो ई, जिसे मैं बोल रहा हूं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, अगर ये मेरे को मिल जाए किसी तरह से, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यहां रख के मास का और इस नंबर का क्रॉस मल्टीप्लाई करके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला सकता है। तो अब बहुत सारे साइंटिस्ट इस खोज में लग गए कि दरअसल में इन दोनों में से कोई एक चीज निकल आए। अब यहां पर ना दरअसल में थॉमसन का सारा काम खत्म हो गया, उन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर लिया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास का रेशियो डिस्कवर कर लिया, लेकिन वो इसके आगे कुछ नहीं कर पाए। वो इसके आगे ज्यादा से ज्यादा बस एक मॉडल दे पाए एटम का कि एटम कैसा दिखता है, लेकिन अभी तक हमें इंडिविजुअल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और मास ऑन इलेक्ट्रॉन नहीं मिला है। इसे डेवलप करने के लिए एक और साइंटिस्ट ने काम करा जिनका नाम था मिल्कन। तो मिल्कन ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट बनाया जिसे बोलते हैं मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से मिल्कन ने क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है ये फाइंड आउट करा। कैसे करा उसके बारे में बात करते हैं। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मिल्कन ने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से करा था बहुत बहुत पहले। तो वो एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने करा था वो इस तरह के सेटअप में था। एक तरह का हमारे पास सिलेंड्रिकल कंटेनर था, हमारे पास यहाँ फुसफुस था, फुसफुस मतलब इसको बोलते हैं केमिस्ट्री में एटोमाइजर। अंदर मेटल की प्लेट्स लगी होती हैं इन जगहों पर, यहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं, फुसफुस की हेल्प से हम लोग ऑयल की ड्रॉपलेट्स अंदर भेजेंगे। एक्सरेज हमारे पास होती है यहाँ पर, बहुत सारा बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेटअप होता है, और यहाँ से हम इसे ऑब्जर्व करते हैं। तो ये सेटअप यहाँ से तो इतना अच्छे से विजुअल नहीं है, मतलब आप इसे विजुलाइज नहीं कर पाओगे। तो हम इसका क्रॉस सेक्शन करेंगे, क्रॉस सेक्शन का मतलब इसको बीच से काट देंगे अपन, और बीच से काटने पर ये कैसा दिखेगा वो मैंने यहाँ पर शो करा है। तो अगर आप इसको बीच से काट दोगे तो ये जो हमारा फुसफुस है, ठीक है, इसे बोलते हैं एटोमाइजर, और इसके अंदर भरा होता है ऑयल। तो जैसे आप इसको प्रेस करते हो, तो जैसे हेयर स्प्रे होता है ना, कि आप जैसे उसको प्रेस करते हो तो स्प्रे के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, ऑयल के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, ऐसे एटोमाइजर को जब आप प्रेस करते हो तो इस ऑयल के बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। तो वो इस चैम्बर के अंदर बनते हैं। इस चैम्बर के अंदर दो प्लेट्स लगी होती हैं, जिनमें ऊपर वाली प्लेट में एक बहुत छोटा सा होल होता है, और इस होल से ऑयल की ड्रॉपलेट्स धीरे धीरे करके गिरती हैं। एक साइड से हम एक्सरेज मारते हैं। अब एक्सरेज क्या करती हैं, यहाँ जो बीच में एयर भरी है ना, उन एयर के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल देती है। भाई एयर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उन मॉलिक्यूल्स में भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे। और हमें ये बात पता चल गई थी कि जो एक्सरेज होती हैं वो इतनी पावरफुल होती हैं कि अगर आपने एक्सरेज किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर गिराई तो ये इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती है। तो एक्सरेज यहां जो बीच में चैम्बर में एयर भरी है उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगी, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑयल की ड्रॉपलेट के ऊपर चिपक जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन ऑयल के ड्रॉपलेट के ऊपर चिपक गए, पर जो हमारी ऑयल की ड्रॉप है वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कहां गिरेगी, नीचे। लेकिन अब उसके ऊपर क्या आ चुका है, चार्ज। तो एक बात समझना, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं हुआ क्या। एटमाइजर से हमने इसको प्रेस करके ऑयल के ड्रॉपलेट्स गिराए इस चैम्बर में। चैम्बर में ऊपर एक होल था प्लेट्स के ऊपर, तो इन होल से धीरे 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 ऑयल की ड्रॉपलेट्स गिरने लगी। ऑयल की ड्रॉपलेट्स जैसे ही गिरने लगी, हमने यहाँ से एक्सरेज स्टार्ट कर दी। एक्सरेज ने यहाँ बीच में जो एयर भरी थी उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करे। ये इलेक्ट्रॉन ऑयल की ड्रॉपलेट ने अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लिए, और इस तरह से ऑयल की ड्रॉपलेट हो गई नेगेटिवली चार्ज। अब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ये ऑयल ड्रॉपलेट नीचे गिरती। हमने क्या करा, इन प्लेट्स को ना चार्ज दे दिया। ऊपर वाली प्लेट को हमने दे दिया मेरे बच्चे पॉजिटिव चार्ज, और नीचे वाली प्लेट को दे दिया नेगेटिव चार्ज। अब अगर ऑयल की ड्रॉप नेगेटिवली चार्ज हो चुकी है और ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा, और ग्रेविटी से कहां बुलाएगा, नीचे। हमने क्या करा, ग्रेविटी को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज के अमाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपनी मर्जी से इसको पॉजिटिव चार्ज दे सकते हैं जितना देना चाहें। तो हमने इस पॉजिटिव चार्ज को ऐसे एडजस्ट करा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो अट्रैक्शन फोर्स है ऑयल पार्टिकल के ऊपर इस प्लेट का, वो ग्रेविटी के फोर्स से बैलेंस हो जाए। अब सोचो, ग्रेविटी का फोर्स ऑयल को नीचे बुलाना चाह रहा है, लेकिन जो हमारा पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट है वो ऑयल को ऊपर खींचना चाह रही है, इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑयल को ऊपर खींचना चाहता है, ग्रेविटी नीचे। अगर दोनों बैलेंस हो गए तो ऑयल ड्रॉपलेट कहीं नहीं जाएगी, हवा में रुकी रहेगी। तो इसे इस तरह से उन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के अमाउंट को एडजस्ट करा कि ये ऑयल ड्रॉपलेट्स हवा में रुकी रहे। अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो ये ऊपर चली जाती, अगर नेगेटिव चार्ज क्या नाम है ज्यादा अगर ग्रेविटी ज्यादा हो जाती तो वो नीचे चली जाती। तो उन्होंने इस तरह से एडजस्ट करा कि हवा में रुकी रहे। फिर इसको उन्होंने कैलकुलेट करा कि भैया दरअसल में
इसको हवा में रोकने के लिए कितना इस ऑयल पार्टिकल के ऊपर चार्ज आना चाहिए। तो यहीं से उन्हें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मिला, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जब उन्हें निकाला तो वो ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज था। एक बात समझना, तो ऑयल ड्रॉप के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने बहुत बार कंडक्ट करा, और जब ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने बहुत बार कंडक्ट करा तो ऑयल ड्रॉप के ऊपर जो चार्ज आ रहा था वो बार बार अलग अलग आ रहा था। एक बात समझना, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में इस पॉजिटिव चार्ज को इस तरह से बैलेंस करा कि पॉजिटिव चार्ज और ऑयल जो नेगेटिवली चार्ज हो चुका है उस पर लगने वाला फोर्स ग्रेविटी के फोर्स से बैलेंस हो जाए, और इसकी हेल्प से उन्होंने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकाला, चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट। लेकिन जब वो ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज निकाल रहे थे और एक्सपेरिमेंट बार बार कंडक्ट कर रहे थे, उनके पास बहुत टाइम था, फालतू का टाइम था बहुत सारे, और एक बात फालतू का टाइम नहीं, एक्सपेरिमेंट दरअसल में बहुत बार करना पड़ता है तब हमें काफी सही रिजल्ट मिलते हैं। तो जब उन्होंने ऑयल ड्रॉप के ऊपर चार्ज निकाला तो चार्ज बड़े रैंडम आ रहे थे। पहली बार एक्सपेरिमेंट करा तो ये चार्ज आ गया 8.0 इंटू 10⁻⁻19। दूसरी बार जब करा तो आ गया 4.8 इंटू 10⁻⁻19। रैंडमली बता रहा हूं मैं, एग्जैक्टली ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन ऐसे रैंडम चार्ज आ रहे थे। तीसरी बार एक्सपेरिमेंट करा तो मान लो उन्हें चार्ज मिल गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चौथी बार करा उन्हें चार्ज मिला 6.4 इंटू 10⁻⁻19। पांचवी बार करा उन्हें चार्ज मिला 3.2 इंटू 10⁻⁻19। अब ये इतने अजीब अजीब रिजल्ट देखकर वो चौंक गए, यार चार्ज एक फिक्स वैल्यू क्यों नहीं आ रहा है, बार बार अलग अलग वैल्यू क्यों आ रहा है। लेकिन जब उन्होंने नंबर को ऑब्जर्व करा उन्हें कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिला, और इसी पैटर्न की वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की डिस्कवरी हुई। पैटर्न क्या मिला जरा ध्यान से देखना, इन सारे नंबर्स में सबसे छोटा नंबर है ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर तुम इसमें 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला चार्ज आ जाएगा, अगर तुम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला चार्ज आ जाएगा, अगर तुम इसमें 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला चार्ज आएगा, अगर तुम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला चार्ज आएगा। जब उन्हें ये नंबर अजीब अजीब देखने को मिले कि यार ये सबसे छोटा चार्ज आ रहा है, इसमें अब 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेकंड एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आ रहा है, 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट वाले का रिजल्ट आ रहा है, 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फोर्थ वाले का रिजल्ट आ रहा है, 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिफ्थ वाले का रिजल्ट आ रहा है। जब ऐसे उन्हें बड़े अजीब सा रिजल्ट मिला तो यार मिल्कन एक साइंटिस्ट थे भाई, बहुत दिमाग था उनके पास, तो उन्होंने सोचने की कोशिश करी ऐसा हो क्यों रहा है। तो उन्होंने दिमाग लगाया, ऑयल की ड्रॉप अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन को चिपका रही है, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो चार्ज है जो सबसे छोटी वैल्यू है, ऐसे छोटी वैल्यू ने मिल ही नहीं थी, 100 बार एक्सपेरिमेंट कर डाले, 500 बार एक्सपेरिमेंट कर डाले, बट इससे छोटी वैल्यू ने कभी मिली नहीं। तो उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वैल्यू ऑयल ड्रॉपलेट तब ला रही है जब ऑयल ड्रॉप के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो रहा है, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन ऑयल ड्रॉप के ऊपर एब्जॉर्ब हो रहा है और उसकी वजह से इतना चार्ज आ रहा है, तो ये वाला चार्ज हम एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यों आया। ये वाला चार्ज लाने के लिए ऑयल ड्रॉप अपने ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है तो 5 का इतना आ जाएगा। ऐसे ही इस केस में ऑयल ड्रॉप के ऊपर कितने चार्ज आ जाएंगे या कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 3। तो यहां से अब सेम रिजल्ट आ रहा है ना कि यार हाँ एक बात है कि अगर ऑयल ड्रॉप ने इस सिचुएशन में एक ही इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करा तो इतना चार्ज आया, 3 एब्जॉर्ब करे तो इतना चार्ज आया, 5 करे तो इतना आया, इसको लाने के लिए 4 एब्जॉर्ब करेंगे इलेक्ट्रॉन और इसको लाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा। तो यार ये दिमाग लग गया ना। अब दिमाग लग गया जैसे ही तो उन्हें समझ में आ गया कि हाँ यार ऑयल ड्रॉपलेट दरअसल में हर बार एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, कभी 5 कर रही है, कभी 3, कभी 1, कभी 2, कभी 5, कभी 6, कितनी भी कर सकती है। जैसे ही उन्हें ये रिजल्ट मिला तो वो समझ गए कि दरअसल में इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो सबसे छोटा चार्ज आएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज आएगा वो दरअसल में आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो दैट्स हाउ इलेक्ट्रॉन के चार्ज की डिस्कवरी हुई। और बाकी सारे जो चार्ज आ रहे थे वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के ही पहाड़े में आ रहे थे, टेबल में आ रहे थे। तो यही से फॉर्मूला भी बना Q इज इक्वल टू NE, कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल आएगा, जहां पर n की वैल्यू आप क्या लोगे, कोई इंटीजर। अब n की वैल्यू अगर आपको इंटीजर लोगे तो बेसिकली में आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज का ही क्या ले रहे हो, टेबल ले रहे हो। तो यहीं से ये फॉर्मूला भी बना था Q इज इक्वल टू NE। तो ये आ गया Q इज इक्वल टू NE वाला फॉर्मूला। भाई 9th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ लिया था, 10th क्लास में फॉर्मूला बस पढ़ लिया था। आया कहां से था, मिल्कन के एक्सपेरिमेंट से। उन्होंने बताया था कि किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉन जो कि चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू होता है उसके ही मल्टीपल में आएगा, यहां से पता चला था। अब अगर हमें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मिल गया तो एक छोटी सी बात यहां पर लगे हाथ में और बता देता हूं कि मेरे भाई चार्ज और मास का रेशियो इलेक्ट्रॉन के लिए कितना आया था,
इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज और मास का रेशियो आया था 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। चार्ज की यूनिट कूलम, मास की यूनिट केजी एसआई। तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिल गया 1.6 इंटू 10⁻19, तो मुझे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी अब मिल जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, मास निकल आएगा। तो जब इसे सॉल्व करा तो मास भी मिल गया 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। इसको सॉल्व करें ना घर पे, आप देखना यही आएगा। तो इस छोटे से एक्सपेरिमेंट ने और थॉमसन के चार्ज और मास के रेशियो ने इलेक्ट्रॉन के हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी दे दिया और इलेक्ट्रॉन का मास भी दे दिया। ऐसे पार्टिकल जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं, साइंस के एक्सपेरिमेंट्स ने उनका चार्ज और मास सब कुछ हमें बता दिया। और बाय डिफॉल्ट ये तो चार्ज का बस मैग्नीट्यूड लिखा है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो आप लिखना चाहो तो -7 लिख सकते हो। आई होप ये वाली चीज आप लोगों को पकड़ में आई होगी। पक्का? अपनी कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। चलो अब बात करते हैं यार प्रोटॉन्स की डिस्कवरी की। तो छोटी सी है, जल्दी कवर हो जाएगी। देखो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी अगर आपको समझ में आई तो प्रोटॉन में इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, फटाफट बात करते हैं। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी जो हमने करी है वो कैनाल रे एक्सपेरिमेंट से करी है। कैनाल रे एक्सपेरिमेंट क्या होता है वो मैं यहाँ पर आपको वीडियो में दिखाता हूँ। यहाँ पर भी वही कहानी है। हम लोगों ने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, मेटल की वो प्लेट जो नेगेटिव चार्ज से कनेक्टेड है उसे बोलेंगे कैथोड, जो पॉजिटिव चार्ज रॉड से जो पॉजिटिव चार्ज ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है उसे बोलेंगे एनोड। बीच में हमने अभी थोड़ी सी गैस भरी छोड़ दी है, ये गैस के एटम से। हम सबको पता है जैसे ही ये सेटअप हम स्टार्ट करेंगे तो इस कैथोड के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकलेंगे और वो गैस के पार्टिकल्स के ऊपर टकराएंगे तो वो गैस के पार्टिकल के अंदर से भी इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। यानी यहां से मानो एक इलेक्ट्रॉन निकला, जब वो गैस के ऊपर टकराएगा तो गैस के अंदर से भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो वहां से 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और गैस के एटम के अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो गैस का एटम खुद पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि एटम अगर न्यूट्रल है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। ये बात तो यार कड़वा सच है। ये सबको पता था कि अगर एटम न्यूट्रल बोल रहे हैं डाल्टन, जो कि सही है, लेकिन हमने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर लिया, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल डिस्कवर कर लिया, तो मतलब एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जैसे ही यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन गैस के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो गैस खुद कन्वर्ट हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज गैस आयन में, जैसे आप गैस का कैटायन बोल सकते हो। अब क्योंकि ये कैटायन है तो ये कैथोड की तरफ मूव करेगा, और कैथोड में हमने यहाँ छोटे छोटे छेद कर दिए हैं जिन्हें बोलते हैं कैनाल्स। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज के गैस आयन है ये इन कैनाल से पास हो जाते हैं, इसीलिए इनको बुलाते हैं कैनाल रेस। अब ये जो बात मैंने बताई है ये मैं आपको दिखाता भी हूँ। ठीक है, फटाफट देखेंगे अपन। तो ये गैस पार्टिकल्स हैं, आप इस कैथोड को देखो, इसमें छोटे छोटे होल्स हैं, इन्हीं को बोलते हैं कैनाल्स। और इस तरह के कैथोड को बोलते हैं परफोरेटेड कैथोड, मतलब जिसमें छोटे छोटे छेद हैं। अब कैथोड से एनोड पॉजिटिवली चार्ज होगा, कैथोड नेगेटिव चार्ज होगा। कैथोड अपने अंदर से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा। जैसे ये सेटअप आप ऑन करोगे कैथोड रेज निकलेंगी। कैथोड रेज बेसिकली किसकी बनी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की। और जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो गैस पार्टिकल से टकराएंगे, वो गैस के अंदर से भी इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। देखो इलेक्ट्रॉन निकला, वो गैस पार्टिकल से टकरा रहा है तो गैस से भी इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहा है। और जब गैस से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो गैस का आयन पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है, पर क्योंकि कैथोड नेगेटिव चार्ज है तो वो जो पॉजिटिव आयन है वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। पर क्योंकि बीच में यहां पर होल्स हैं तो वो इन छेदों से पास हो जा रहा है। इन होल्स को बुलाते हैं कैनाल। तो ये जो रेज हैं, ये रेस क्योंकि कैनाल से पास हो रही हैं, इसलिए इनको बोल दिया हमने कैनाल रेस। पर एक इंपॉर्टेंट बात याद रखो, ये कैनाल रेस पॉजिटिव चार्ज गैस आयंस हैं, और गैस आयंस का पॉजिटिव होना जरूरी भी है क्योंकि आप उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। एटम अगर न्यूट्रल है तो उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव। अगर नेगेटिव चार्ज निकाल दोगे तो वो सिर्फ बचेगा क्या, पॉजिटिव चार्ज गैस आयंस। तो कैनाल रेस किसकी बनी हुई है, पॉजिटिव चार्ज गैस आयंस की। तो अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में अगर बात करें, जो पॉजिटिवली चार्ज गैस पार्टिकल्स है उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, कैथोड रेस मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करती थी। हमने जिंक लिया, मतलब आपको याद है ना कैथोड रेस, आप जिंक की रॉड लो, जिंक की प्लेट लो, आयरन की प्लेट लो, कॉपर की प्लेट लो, इसके अंदर गैस कोई भी लो, हमेशा कैथोड रेस सेम जनरेट होती हैं, क्योंकि वो मेटल के एटम से जनरेट हो रही हैं, इलेक्ट्रॉन्स की रेस है। लेकिन कैनाल रेस किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, उस गैस के ऊपर जो आपने इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ली है। ऐसा क्यों, ये बात क्यों लिखी है कि कैनाल रेस गैस के ऊपर डिपेंड करती है? अरे ऐसा इसलिए क्योंकि कैनाल रेस दरअसल में गैस के चार्ज आयन ही तो हैं। तो अगर गैस हाइड्रोजन लोगे तो हाइड्रोजन का आयन बनेगा, हीलियम लोगे तो हीलियम का आयन बनेगा, आर्गन लोगे तो आर्गन का आयन बनेगा, अगर नाइट्रोजन लोगे तो नाइट्रोजन का आयन बनेगा। तो क्योंकि आप गैस बदल सकते हो तो आयन बदल सकता है,
और हर गैस के आयन को आप कैनाल रे बोल सकते हो। तो कैनाल रेस अलग अलग गैसेस से बन सकती हैं, तो इसीलिए कैनाल रेस बताया गया है कि गैस के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि ये गैस आयन है। और यहीं पर एक बड़ी जरूरी बात बताता हूं, क्योंकि कैनाल रेस गैस के आयंस पर डिपेंड करती है, तो इसका चार्ज और मास का रेशियो सेम नहीं आता है। यानी जो पॉजिटिव चार्ज गैस आयंस है उनका चार्ज और मास रेशियो सेम नहीं आएगा। ये सवाल बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में से, याद रखना कि यार कैनाल रेस का चार्ज और मास रेशियो सेम क्यों नहीं आता है। तो आप बताओगे कैनाल रेस का चार्ज और मास रेशियो सेम इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज गैस आयंस हैं, और पॉजिटिवली चार्ज गैस आयंस गैस के ऊपर डिपेंड करेंगे। हाइड्रोजन गैस का मास अलग होता है, हीलियम का अलग, नाइट्रोजन का अलग। तो इन सबका चार्ज और मास का रेशियो, क्योंकि मास बार बार बदलेगा तो रेशियो भी बार बार बदलेगा, चार्ज बाई मास का रेशियो सेम नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन याद रखना कैनाल रेस ही हेल्प करती है प्रोटॉन्स को डिस्कवर करने में। कैसे, उसके बारे में बात करेंगे। बाकी ये बात मैंने मेंशन कर दी है, चार्ज टू मास रेशियो पार्टिकल्स का गैस के ऊपर डिपेंड करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि गैस के ही आयंस है। ये बात याद रखना, बहुत इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है। ये टॉपिक, ये पॉइंट मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है, और आपको पता है कि एनसीईआरटी में लिखी हर एक बात हमारे एग्जाम के लिए, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है मेरे बच्चे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अभी कहानी को आगे बढ़ाएं, चलो आगे अगर बात करें तो अब ये जो सबसे स्मॉल और सबसे लाइट पॉजिटिव आयन हमें गैस का मिलता है वो मिलता है हाइड्रोजन के लिए। अब सबसे लाइट अगर हमें गैस का आयन किसके लिए मिलता है, हाइड्रोजन के लिए। जरा सोचो, हाइड्रोजन में सबसे कम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते थे, एक। और हाइड्रोजन में अगर एक इलेक्ट्रॉन है, एक से कम इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते। ठीक है, अगर हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको न्यूट्रल बनाने के लिए कितने हमें पॉजिटिव चार्ज चाहिए होंगे, तो वो भी एक ही चाहिए होगा। तो जैसे हमें पता चला यार हाइड्रोजन सबसे लाइट चीज है, उसमें सबसे कम एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसमें एक ही पॉजिटिव चार्ज भी होगा, और उसी पॉजिटिव चार्ज को हमने नाम क्या दे दिया, प्रोटॉन। तो जब हमने कैनाल रेस हाइड्रोजन के लिए स्टडी करी, सबसे लाइट गैस के लिए, तो हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी करी। और हमने नहीं, ये दरअसल में प्रोटॉन की डिस्कवरी बहुत पहले गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने कर रखी थी, लेकिन वो उसको पॉजिट्रॉन नाम से बुलाते थे। बाद में प्रोटॉन नाम रख दिया रदरफोर्ड ने, इसीलिए कई जगह पर यह बोला जाता है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने करी। ठीक है, हालांकि एक बात बता दूं, रदरफोर्ड को जो नोबेल प्राइज मिला था वो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की वजह से मिला था, ना कि प्रोटॉन की डिस्कवरी की वजह से, क्योंकि प्रोटॉन को बताने का आइडिया गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट पहले ही दे चुके थे। बल्कि एक बात बताता हूं, गोल्डस्टीन ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब डिजाइन करी थी। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जिसको जे जे थॉमसन ने स्टडी करा और क्या नाम है रदरफोर्ड ने भी स्टडी करा, ये गोल्डस्टीन ने ही बनाया था। लेकिन गोल्डस्टीन इन कैनाल रेस को पॉजिट्रॉन्स बुलाते थे, यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। प्रोटॉन वर्ड रदरफोर्ड ने ज्यादा पॉपुलर कर दिया, और इसलिए कई जगह पर ऐसा लिखा भी होता है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने करी है। और ऐसा क्योंकि प्रोटॉन के बारे में बहुत सारी बातें रदरफोर्ड ने बताई थी कि हाइड्रोजन का सबसे, हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है, फिर हाइड्रोजन को ही स्टडी करके उन्होंने चार्ज और मास वगैरह भी निकाला प्रोटॉन का, तो इसलिए काफी सारा कंट्रीब्यूशन उनको जाता है। लेकिन इन कैनाल रेस को आइडेंटिफाई बहुत पहले गोल्डस्टीन कर चुके थे। अब हम लोगों ने प्रोटॉन की डिस्कवरी तो कर ली, रदरफोर्ड ने हेल्प कर दी उसको बताने में, गोल्डस्टीन ने शुरुआत करी थी। अब बात आती है न्यूट्रॉन की। अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का आइडिया आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, वो छोटी सी बात बस दे रखी है कि जैसे जैसे हमने एटम को समझना शुरू करा तो हमें पता चला एटम में ना नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल भी होने चाहिए, तभी एटम का मास जस्टिफाई होगा। और उन्हीं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल को ढूंढने के लिए कई सारे साइंटिस्ट लग गए और सक्सेसफुल हुए चैडविक नाम के साइंटिस्ट 1932 में। जरा सोचो, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए थे 1897 में, उससे लगभग लगभग ऑलमोस्ट क्या नाम है 30 साल 35 साल बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। इतना टाइम लग गया कि मतलब सोचो, अगर आज इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ है जब तुम शायद 15 या 16 साल के हो, तो आज से 35 साल बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, जब ऑलमोस्ट अपना ऑलमोस्ट सारा जीवन जी चुके होंगे। इतना टाइम लग गया न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में, लेकिन मिल गया। ठीक है, वो हमने दरअसल में कैसे डिस्कवर करा था, बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल की हमने बॉम्बार्डिंग कराई थी। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है पर्टिकुलरली, ये अभी हमारे दरअसल में 11th क्लास का पार्ट नहीं है। 11th में हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी जाननी है। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये जो पूरा टॉपिक है ये क्लास 12th की फिजिक्स में आपको दोबारा देखने को मिलेगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के अंदर। हाँ भाई, क्लास 12th की फिजिक्स में पूरा चैप्टर दोबारा आएगा, लेकिन और डिटेल में आएगा। क्यों और डिटेल में आएगा? क्योंकि देखो अभी बहुत सारी चीजें मैंने, जैसे मिल्टन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का मैंने बस रिजल्ट बताया। अब ये सब रिजल्ट कैसे आए,
इनके लिए कौन से फॉर्मूले रिस्पॉन्सिबल थे वो अभी हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमने अभी इतनी फिजिक्स नहीं पढ़ी है। लेकिन जब तक आप क्लास 12th में पहुंचोगे तब तक वो सारी फिजिक्स पढ़ चुके होंगे, और सारी फिजिक्स को पढ़ने के चक्कर में ये चैप्टर दोबारा आता है जो एटम के बारे में आपको बहुत सारी बातें बताएगा। वहां पर सारे फॉर्मूले आप पढ़ोगे, बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ोगे, ठीक है। तो इसीलिए ये चैप्टर आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, और वहां पर आप बहुत अच्छे से स्टडी करते हो कि मेरे भाई साहब कहाँ से आए दरअसल में ये न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का जो श्रेय जाता है वो चैडविक नाम के साइंटिस्ट को जाता है। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब डिस्कवर कर लिए। बाकी अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, इन्हें याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है आगे पूरी केमिस्ट्री के लिए। तो वो है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई होता है, प्रोटॉन का पी, न्यूट्रॉन का नी एन, ये तो आपको पता ही है। इनके ऊपर जो चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। आप डेसिमल की 1 प्लेस तक ही ले लो, बहुत है। ऐसे ही प्रोटॉन पर उतना ही चार्ज होता है बट पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। रिलेटिव चार्ज के बारे में अगर बात करें, रिलेटिव चार्ज का मतलब होता है, देखो फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कभी भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के पीछे रिलेटिव वर्ड निकल आए तो मतलब आप उस क्वांटिटी को किसी चीज से डिवाइड कर रहे हो। जैसे रिलेटिव चार्ज का मतलब होगा हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को किसी चार्ज से डिवाइड करेंगे और ये फिक्स होगा। तो हम यहां पर इलेक्ट्रॉन के चार्ज को इसी के चार्ज से डिवाइड करते हैं, इसके मैग्नीट्यूड से। अगर इस नंबर को इसी के नंबर से, इस वैल्यू को इसी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, यानी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 को अगर आप डिवाइड करोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो रिजल्ट क्या आएगा? -1। तो रिलेटिव चार्ज इसीलिए -1 आता है क्योंकि आप उसे निकालने के लिए जो भी चार्ज आपको दे रखा है उसे इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हो। तो यहां -1 आएगा, यहां पर +1 आएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या बात बोली है मैंने। अगर आपको रिलेटिव चार्ज किसी भी चीज का निकालना है तो उसका चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी दिया हो, उस चार्ज को आप डिवाइड कर दोगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज, तो आपको मिलेगा रिलेटिव चार्ज। जैसे कि एग्जांपल से मैं बता दूं, मान लो हमारे पास कोई पार्टिकल है, इसका नाम अल्फा पार्टिकल रख दे रहे हैं। आपको मैंने ये बता दिया मेरे बच्चे कि भाई साहब अल्फा पार्टिकल के ऊपर ना दरअसल में 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एब्सोल्यूट चार्ज होता है। मतलब एक अल्फा पार्टिकल के ऊपर इतना चार्ज है। तो बताओ अल्फा पार्टिकल का रिलेटिव चार्ज कितना है, अगर ये मैंने पूछा तो ये कैसे निकालोगे आप अल्फा पार्टिकल का चार्ज अगर पॉजिटिव दे रखा है पॉजिटिव ही लिख दो, उसे डिवाइड कर दो इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से। इन दोनों को डिवाइड करोगे, ये दोनों कैंसिल, 1.6 का डबल आ गया 3.2। तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर रिलेटिव चार्ज कितना आएगा? 2 आएगा। इस तरह से आप निकालते हो। वैसे यहां पर अगर आप इस माइनस वाले नंबर को इसी नंबर से डिवाइड करोगे मैग्नीट्यूड से तो -1 आएगा, प्लस को डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। मास के बारे में बात करें तो इतनी प्लेस तक आपको याद नहीं रखना, डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक या 2 प्लेस तक मैक्सिमम याद रख लो। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मास आता है 9.1 इंटू 10⁻31, एएमयू में इतना आ गया 0.00054। और अगर आप ध्यान से देखोगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास नियरली सेम है, थोड़ा सा ज्यादा होता है न्यूट्रॉन का मास, तीसरी प्लेस पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है, लेकिन हम लोग अपने सिलेबस में इनका मास सेम लेके चलेंगे। तभी देखो एएमयू यूनिट में इन दोनों का मास सेम लिखा है, और इलेक्ट्रॉन का अप्रोक्सीमेट मास देखो कितना लिया है, 0। एक एटम में इलेक्ट्रॉन के मास का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नल होता है। जैसे मेरे मास के अंदर मेरे बालों का मास बिल्कुल नल होगा, ऐसे ही एक एटम के मास के अंदर इलेक्ट्रॉन का मास बिल्कुल नल होता है। क्यों? जरा नोटिस करो, अगर आपको इलेक्ट्रॉन के मास से एक प्रोटॉन के मास पे जाना है तो ऑलमोस्ट इस नंबर में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2000, क्योंकि तब 5 2 10 बनेगा, और 3 0 की वजह से ये डेसिमल 3 प्लेस आगे शिफ्ट होगा, तब जहां यहां पर 1 आएगा, तब यहां पर जाकर 1 आएगा। तो एक बात समझो, यानी इसका मतलब है प्रोटॉन का मास या न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन के मास का 2000 गुना होता है। ये वाली बात आप याद रख सकते हो, मास ऑफ प्रोटॉन इज नियरली इक्वल टू 2000 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नियरली 2000 टाइम्स लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है। और न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास नियरली हम लोग सेम लेके चलेंगे, हालांकि न्यूट्रॉन थोड़ा सा हैवी होता है, लेकिन अपने सिलेबस में हम लोग जहां पर भी कैलकुलेशन करेंगे वहां पर सेम लेके चलेंगे, अनलेस वो क्वेश्चन में खुद बोल दे। बाकी अप्रोक्सीमेट मास बोले तो 1 AMU आता है इसका मास और 1 AMU उसका, और आपको इलेक्ट्रॉन का 0 लेना है। आप AMU में तो एक्जैक्टली ये ले सकते हो 0.00054, ये अप्रोक्सीमेट मास है कैलकुलेशन के लिए। तो आई होप यहाँ पर ये सारी चीजें आपको समझ में आई हुई है। आज के लेक्चर में इतने ही रखेंगे। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर कर लिया, उसका कहानी समझ ली, कहाँ से सारी चीजें आई थी। इस चैप्टर में दरअसल में बात यही है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं, ये थ्योरी आपको समझनी है, और इसी के ऊपर बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं।
तो अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं, आपको ये रियलाइज़ हुआ है कि हाँ भाई ये बहुत काम की चीज़ें थी, हमें पता चल गई हैं, तो अपना एप्रिसिएशन शो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना अगर अभी तक ना करा हो तो, ताकि ये वीडियोस जब जब आते रहे तो मैं लगातार अपडेट मिलता रहे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी सारा का सारा सिलेबस हम लोग टाइम से कवर कर लें, तुम अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाओ। बाकी आज के क्लास में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जम के पढ़ाई करते रहो, रिविजन करते रहो, जो भी डाउट हो मेरे साथ डिस्कस करते रहो। इस पर्टिकुलर टॉपिक की अभी कोई प्रैक्टिस शीट नहीं है, अगली बार से जब प्रैक्टिस शीट्स आएंगे अगले टॉपिक से तो मैं आपको लिंक उसका दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसकी पीडीएफ भी कोशिश करूंगा आपको दे दूं, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि यार तुम ना नोट्स खुद से बनाओ, पीडीएफ के ऊपर सिर्फ रिलाई मत करो। नोट्स जितने ज्यादा तुम बनाओगे, जितने बेहतरीन तुम बनाओगे, उतना ज्यादा तुम्हें चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जम के पढ़ाई करो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय एवरीवन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।